हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो आज हम 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो देखो 12th एजी केमिस्ट्री, इसके अंदर हम दुग्ध रसायन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डेयरी केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इसके अंदर हम मेनली जो पढ़ेंगे, मिल्क इंडस्ट्री भी बोलते हैं, डेयरी केमिस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो डेयरी केमिस्ट्री पढ़ेंगे इसके अंदर हम। डेयरी समझ में आ गई बात। देखो बच्चों, आप लोग एक बात तो जानते ही हो, क्योंकि मुझे, आप भी जानते हो मुझे इस तरीके से क्यों पढ़ाना पड़ रहा था, क्योंकि ये प्योर थ्योरी है और थ्योरी को आप जानते हो लिखाया भी जाना जरूरी है। क्योंकि ये जो टॉपिक चलेंगे इसमें इतना समझने का पार्ट नहीं है। जो समझने के 4 या 5 चैप्टर होते हैं, वही 5 चैप्टर समझने के एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में। बाकी अधिकतर लेसन जो है ना, वो याद करने के हैं। वो तो आपको पता चल गया होगा। मिल्क इंडस्ट्री में भी देखो, जो याद करने वाला पार्ट होगा, मैं उसको बोल के लिखवाऊंगा आपसे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। बस वही है। देखो, मैं भी बुक में देखूंगा, उसको लिखवाऊंगा बुक में देख के। और कोई बात नहीं, मैं अपने लैंग्वेज में लिखवाऊंगा आपसे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हेडिंग डालो सभी लोग, दुग्ध की परिभाषा। दूध की परिभाषा हेडिंग डालो, दूध की परिभाषा। लिख लो सभी लोग फटाफट, दूध की परिभाषा। चलो, पहले मैं हिंदी मीडियम में बोलूंगा, फिर मैं इंग्लिश मीडियम में बोलूंगा। ठीक है, देखो दूध की परिभाषा में सभी बच्चे लिख लो। लिखो, दूध स्तनधारी पशुओं की, दूध स्तनधारी पशुओं की दुग्ध ग्रंथियों से प्राप्त एक तरल पदार्थ होता है। दुग्ध ग्रंथियों से प्राप्त एक तरल पदार्थ होता है जो नवजात शिशु के पैदा होने के तुरंत पश्चात, जो नवजात शिशु के पैदा होने के तुरंत पश्चात उसके पोषण के लिए स्त्रावित होता है। उसके पोषण के लिए स्त्रावित होता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी दूध की। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लो सभी लोग, लिखो आप लोग। मिल्क इज द लिक्विड प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द, मिल्क इज लिक्विड प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द मिल्क ग्लैंड ऑफ द मैमल्स, मिल्क ग्लैंड ऑफ द मैमल्स, that is released for the, that is released for the nourishment of the young ones, nourishment of the young ones just after their birth। ठीक है, जैसे शिशु पैदा होता है ना, उसके बाद दुग्ध जो स्त्रावन होता है, वही क्या कहला रहा है, दुग्ध कहला रहा है। समझ में आ गई बात। चलो, अब इसके अंदर आप हैंड डालो। आप देखो, इसके अंदर और भी कई डेफिनेशन है, रासायनिक डेफिनेशन भी होती है। इसके अंदर देखा जाए तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी है। तो मैं वो दोनों नहीं लिखवा रहा हूँ, एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। चलो, हैंड डालो आप लोग। दूध के अवयव, दूध के अवयव, कंपोनेंट ऑफ मिल्क। तो दूध के अवयव में लिख लो आप सबसे पहले, नंबर 1 फैट या वसा। दूसरा लिखो सभी लोग, जो इसके अंदर दूसरा है दुग्ध वसा के बाद में, वो है प्रोटीन तीसरा जो इसके अंदर है लैक्टोज, लैक्टोज। चौथा जो इसके अंदर है वो है खनिज पदार्थ, मिनरल्स। ठीक है, फिफ्थ इसके अंदर लिख लो आप वाटर, जल। सिक्स लिख लो आप इसके अंदर विटामिन। ठीक है, चलो, विटामिन के बाद इसके अंदर लिखो आप लोग, और भी कई है इसके अंदर, वैसे किन्वन भी होता है, विटामिन वगैरह की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया विटामिन, विटामिन etc। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको लिखवा दिए हैं फैट, प्रोटीन, लैक्टोज, खनिज पदार्थ, जल और विटामिन।
ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको उतार लो और उतार के आप हैंड डाल दो सबसे पहले, वसा या फैट, वसा या विटामिन। तो जैसे जैसे मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं आप डेफिनेशन साथ में लिखते चलना, और मैं इसको थोड़ा सा आपको डिफाइन भी कर दूंगा कि होती क्या है, ठीक है। चलो हो गया। देखो जी ध्यान रखना, ये मान लो मेरे पास में मिल्क है, ठीक है, ये मिल्क है। देखो मिल्क में छोटी छोटी कणिकाएं होती है ना, सर्कल वाली पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे इस तरीके से, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, फैट बोलते हैं, वसा बोलते हैं, ठीक है। गोलाकार होती है, स्फेरिकल होती है, ठीक है। और ये पायस के रूप में रहती है, पायस बोले तो इमल्सन के रूप में रहती है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो फिर इसके उपयोग की बात कर लेंगे। लिखो इसके अंदर, लिखो पहला पॉइंट डालो, इसका पहला पॉइंट डालो, हैंड डालो आप लोग, दुग्ध वसा। इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, दुग्ध वसा, ठीक है। चलो मिल्क फैट, पहला क्या हेडिंग है मेरा, मिल्क फैट, मिल्क फैट, ठीक है। चलो अब हैंड डालो सभी लोग मिल्क फैट में, लिखो इसके अंदर, लिखो यह दूध में पायस के रूप में रहता है, यह दूध में पायस के रूप में रहता है। देखो फैट आर प्रेजेंट इन मिल्क in the form of fat are present in milk in the form of emulsion, fat are present in milk in the form of emulsion। हो गया। चलो दूसरा पॉइंट लिखो, दूध में यह गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है, दूध में यह गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है, दूध में यह गोलिकार, लिख दिया आप लोगों ने, दूध में यह गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है। देखो फैट इज प्रेजेंट इन मिल्क इन द फॉर्म ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स, फैट इज प्रेजेंट इन मिल्क इन द फॉर्म ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स। अब एक बात बताओ, ये वसाओं के रूप में पाई जा रही, तो दूध में से इनको क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, हम इनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो लिख लो, इन्हें दूध में से अलग किया जा सकता है, इन्हें दूध में से आसानी से अलग किया जा सकता है। इंग्लिश मीडियम लिख लो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लो, लिखो आप इसके अंदर, that could be easily separated from the milk, तीसरा पॉइंट है ये, ठीक है। that could be separated into the milk, हो गया। चलो जी अब हैंड डालो, कंपोनेंट ऑफ फैट, कंपोनेंट ऑफ फैट, दूध की वसा के मुख्य अवयव, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। चलो दूध की वसा के मुख्य अवयव हो गया। लिख लो इसके अंदर कौन कौन से इसके अंदर अवयव होते हैं, तो देखो मैं आपको लिखवा देता हूं सारे। वास्तविक वसा, ट्रू फैट, ठीक है। चलो मैं बोल देता हूं, आप लोग लिख लो फटाफट। वास्तविक वसा पहला, दूसरा लिखो फॉस्फोलिपिड्स, स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स के स्टीरॉल लिख लेना, ठीक है, स्टीरॉल, स्टीरॉल। वास्तविक वसा, फॉस्फोलिपिड्स, स्टीरॉल और वसीय अम्ल, फैटी एसिड्स, क्या लिखोगे, फैटी एसिड्स। चलो बहुत इतना, ठीक है। चलो नहीं इसके अंदर और भी कुछ लिख लो, एक इसके अंदर और लिखो आप लोग, इसके अंदर लिखो वसा में, फोर्थ पॉइंट, वसा में कुछ विटामिन भी पाए जाते हैं। इन फैट सम विटामिन आर प्रेजेंट, जस्ट लाइक, जैसे ADE के याद है, बताया था मैंने, फैट में सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं, ADE,
ई के। ठीक है, चलो ये भी लिख लो। आगे लिखो सभी लोग, आगे लिखो इसके अंदर। देखो 1 ग्राम दुग्ध वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम दुग्ध वसा से 1 ग्राम मिल्क फैट गिव 9.3 कैलोरी एनर्जी। लिख दोगे? चलो अब हैंड डालो सभी लोग। ये तो इसकी बात हो गई थोड़ी सी, आगे लिखो। दुग्ध वसा का महत्व, न्यूट्रिटिव इंपॉर्टेंस ऑफ मिल्क फैट। न्यूट्रिटिव इंपॉर्टेंस ऑफ मिल्क फैट, दुग्ध वसा का पोषक महत्व। अब देखो मैं ऐसे बोल के लिखा सकता हूं, अब तुम खुद देख रहे हो, इसमें कुछ ज्यादा इतना नहीं है, लेकिन हाँ जो समझने का पार्ट आएगा मैं उसको अच्छे से जरूर समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, लेकिन फिर भी चलो चल रहे हैं। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। फ्रंट की बात कुछ और होती है, फ्रंट में अलग ही अट्रैक्शन होता है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश कर सकते हो। चलो लिखो इसके अंदर, दुग्ध वसा का पोषक महत्व, न्यूट्रिटिव इंपॉर्टेंस ऑफ मिल्क फैट। फर्स्ट लिखो, लिखो भोजन में पशु वसा का, भोजन में पशु वसा का मुख्य स्रोत है। भोजन में पशु वसा का मुख्य स्रोत है। एक काम करो, हाँ लिख तो सही बात है, लिखो लिखो मिल्क इज द मेन सोर्स ऑफ फैट। मिल्क इज द मेन सोर्स ऑफ फैट। मिल्क इज द मेन सोर्स ऑफ फैट। हो गया? चलो आगे लिखो। लिखो दुग्ध वसा के अवयव फास्फोलिपिड्स का जैविक महत्व। दुग्ध वसा के अवयव फास्फोलिपिड्स का जैविक महत्व। कंपोनेंट ऑफ मिल्क फैट phospholipids is biological importance and its functions are। दुग्ध वसा के अवयव फास्फोलिपिड्स का जैविक महत्व। ठीक है, डैश करके इसके अंदर पहला लिखो, फास्फोलिपिड्स जो इसके अंदर मिलता है ना दुग्ध वसा में, हम उनकी बात करें तो उसमें ए पॉइंट लिखो सभी लोग। यह रक्त स्कंदन में सहायक होता है। इट हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। अगला लिखो, उत्कों के उपापचय में सहायक होता है। हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ टिश्यूज। आगे लिखो, वसा प्रोटोप्लाज्म का प्रमुख अवयव है। फैट आर द मेन कंपोनेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। फैट्स आर द मेन कंपोनेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। हो गया? यह कोशिकाओं के पोषण का कार्य करता है। अगला पॉइंट, यह कोशिकाओं के पोषण का कार्य करता है। इफ नॉरिश सेल, हो गया? चलो लिखो, यह प्रजनन एवं शरीर विकास दोनों में सहयोग देता है। फॉस्फोलिपिड्स की बात करें नेक्स्ट पॉइंट में, यह प्रजनन एवं शरीर विकास दोनों में सहयोग देता है। इट हेल्प इन रिप्रोडक्शन एंड बॉडी डेवलपमेंट। कर लोगे? चलो आगे लिखो, आगे लिखो। अब देखो फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो ही गया फॉस्फोलिपिड। अब थर्ड पॉइंट लिखो। फॉस्फोलिपिड में सारे पॉइंट्स थे, समझ में आ गई बात? थर्ड पॉइंट लिखो, बॉडी गेट्स विटामिन एंड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम मिल्क फैट। समझ में आ गई ना? पहला पॉइंट क्या लिखाया था मैंने आपको? लिखवाया था सोर्स ऑफ फैट एसिड, मतलब ये वसा जो होती है दूध का मेन सोर्स होती है, दूध में बिल्कुल मिलती है। दूसरा फास्फोलिपिड से कुछ पॉइंट्स लिखाए थे, ये दूसरा पॉइंट था पूरा। अब तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग। लिखो लिखो, बॉडी गेट विटामिन एंड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम मिल्क फैट। दुग्ध वसा से शरीर को विटामिन तथा कोलेस्ट्रॉल प्राप्त होता है। दुग्ध वसा से शरीर को विटामिन और कोलेस्ट्रॉल प्राप्त होता है। लिखो, बॉडी ऑब्टेन एसेंशियल फैटी एसिड्स। बॉडी ऑब्टेन एसेंशियल फैटी एसिड फ्रॉम मिल्क फैट। दुग्ध वसा से शरीर के लिए आवश्यक वश्य अम्लों
प्राप्त होते हैं, अवश्य हम लोग की प्राप्ति होती है। कर लोगे? चलो ठीक है बच्चों, चलो जी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और देखो अपन समझाएंगे, तो समझने का पार्ट आएगा बिल्कुल, मैं आपको इसको समझाऊंगा, डिराइव करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक बात तो जानते हो, आपके काफी हद तक टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। एक 7 लेसन बचा हुआ है, एक ये वाला, एक पॉल्यूशन, तीनों ऐसे चैप्टर बचे जो बिल्कुल थियोरटिकल है। 7वां पोषक महत्व बचा हुआ है भाई, जिंक के क्या काम है, कॉपर क्या काम है, बिल्कुल एक एक अपन रोज का एक एक ले लेंगे, ठीक है ना। तो रोज आप एक एक साथ में याद कर लेना। मिल्क वाला चैप्टर में आधा समझने का पार्ट है ना, जब इसकी विधियां वगैरह आएगी ना तो मैं अच्छे से बोर्ड पे समझा दूंगा। लेकिन जो समझने का पार्ट नहीं है, जैसे ये आ गया देखो, तो इसको याद करने का ही है। लेकिन हाँ, मिल्क इंडस्ट्री में 70% पार्ट समझने का रहेगा आगे चल के। तो आगे चल के बाकायदा मैं इसको आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा जरूर, ठीक है, बाकायदा डायग्राम से। जैसे मैंने पहले भी डायग्राम से काफी अच्छे से समझाया है, इसमें भी आपको डायग्राम से बड़े अच्छे से समझाऊंगा। समझ में आ गई बात? तो कोई टेंशन की बात नहीं है ना, बस पढ़ते चलो। है कि सर हमारी थ्योरी बहुत है, थ्योरी तो क्या है, बस रोज का रोज रिवाइज करते चलो, है ना। जो चैप्टर तुम्हें समझ में नहीं आया है, जैसे बायोमोलिक्यूल बच्चों वाला नहीं आया, तो बायोमोलिक्यूल को पूरा एक दिन लाइव आके ले लूंगा, ठीक है, पूरा अच्छे से समझा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस कर लो, रोज का रोज रेगुलर पढ़ाई करो, है ना। आपसे मिल्क इंडस्ट्री में आपको लिखवाऊंगा, मुझे पता है थोड़ा जोर आएगा, पर हाँ मैं लिखवाऊंगा तो आप लोग आसानी से लिख लोगे, आपको ज्यादा जोर नहीं आने वाला है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो आप इतना अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट।